खोपड़ी नुमा गुफा के अंदर विताल के पुरखों की कब्र। यहाँ वे मानवता के दुश्मनों से लड़ते हुए हमेशा के लिए आराम कर रहे हैं। गुरन कहता है, यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे देखकर मैं हमेशा परेशान हो जाता हूँ। ओ चलते फिरते प्रेत। मैंने जवाब दिया, क्या है वो गुरन? 11वें विताल ने 1757 में शपथ ली थी, लेकिन यह सच्चाई मुझे परेशान कर रही कि 10वां विताल 1758 में यहाँ पर दफन किया गया था। ठीक 1 साल का अंतराल, ये कैसे हो सकता है? जबकि हमें पता है कि हर बेटा अपने पिता को दफन करने के बाद अगला विताल बनता है। यह पूरे 1 साल की बात नहीं है। फिर भी ये एक बहुत ही रहस्यमय विताल गाथा है जिसे हम सभी अपरिचित हैं, जिस प्रकार उस समय यह घटना घटी थी। चलो गुरन, हम वेताल वृतांत कक्ष में चलते हैं और इस अनोखी वेताल गाथा को हमारे सभी वेताल प्रेमियों को सुनाते और दिखाते हैं। वेताल वृतांत कक्ष, जहाँ वेताल के पुरखों ने अपने रहस्यमय जीवन की गाथाओं को खुद लिखा था। यह वो गाथा है जिसे यहाँ पर सबसे अलग रखा गया है, क्योंकि इसे 10वें और 11वें वेताल ने मिलकर लिखा था। इससे पहले आपने 9वें वेताल की गाथा सुनी है और देखी है। 8वें वेताल का चौथा बेटा और भी उसकी कई रोमांचक कहानियाँ हैं, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। ली फॉक द्वारा रचित 10वें वेताल की एक छोटी सी जानकारी हमें मिली, जिसमें 10वां वेताल एक डूबते जहाज के यात्रियों को बचाता है। उस स्कैंडिनेवियन जहाज के कप्तान की सुंदर बेटी से शादी करता है। कुछ वेताल पूर्वजों की कॉमिक्स ली फॉक के द्वारा नहीं लिखी गई है। यह कॉमिक्स उन्हीं में से एक है। द घोस्ट हू डाइड ट्वाइस 1997 में टिफ फैंटमैन के लेखक नॉर्मन वर्कर ने लिखी। चित्रांकन हैंस लिंडाल ने किया। भारत में इंडियन एक्सप्रेस इंग्मोंड के रेगुलर अंक द फैंटम अंक नंबर 3 सितंबर 2000 में प्रकाशित किया गया था। 10वें वेताल की कुछ कॉमिक्स कहानियां बाद में लिखी गई और प्रकाशित हुई, जिसकी जानकारी मैं जब यह वीडियो बना रहा था उस समय लगी। इसके बाद आपको एक 10वें वेताल की एक और रोमांचकारी रहस्यमय कॉमिक्स मिलेगी जिसका नाम है शिप रैंकर्स, जो इसके बाद का अगला अंक होगा। मेरा नाम आशीष प्रकाश और आप सभी का वेताल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। 10वें वेताल ने एक फ्रेंच महिला से शादी करी थी जिसका नाम था मैरियन। वेताल का बेटा क्रिस जब 18 साल का था तब यह वेताल गाथा शुरू होती है। मैरियन और मेरा बेटा क्रिस फ्रांस के जहाज लीडे फास से वापस डेंगाला आ रहे थे। माँ, अगर हवा का साथ रहा तो हम सुबह तक डेंगाला पहुंच जाएंगे। क्रिस, मुझे भी बहुत समय हो गया तुम्हारे पिता से मिले। हाँ माँ, बहुत सालों बाद मैं पापा से मिलूँगा। मैं 10वां वेताल अपनी पत्नी और बेटे को लेने के लिए डेंगाला के बंदरगाह की तरफ निकल पड़ा। उरन, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। मेरी पत्नी और बेटा डेंगाला पहुँचने वाले हैं। उरन बोला, हाँ, सुबह भी जल्द होने वाली है। मैं और उरन दोनों नदी की धारा के साथ चल पड़े। उरन, इस साल पानी का बहाव तेज है। हम वेताल शिखर को भी जल्द पीछे छोड़ चुके हैं और जल्द ही फुसफुसाता कुंज भी पीछे छूट गया। महान लोगो कबीले के लोग उनके धार्मिक समारोह की तैयारी कर रहे हैं। हाँ वेताल, शायद नदी की आत्मा का त्यौहार है। उरन ये सोचने लगा, लेकिन वेताल तो अपने परिवार को जंगल घर में वापस लाने की तैयारी कर रहा है। मोरी मछुआरे पहले से ही अपनी नावों में समुद्रों में उपस्थित थे और आपस में बात कर रहे थे। हम बहुत दूर आ गए हैं मछलियाँ पकड़ने और ये समय भी सही नहीं है। दूसरा बोलता है, यहाँ मछली पकड़ने नहीं आए बल्कि चलता फिरता प्रेत और उसके मेहमानों के लिए आए हैं। हम यहाँ पर एक बड़े फ्रेंच जहाज से उसके परिवार को लेकर डेंगाला के बंदरगाह पर पहुँचेंगे। यह हमारी कई लंबी यात्राओं में से एक होगी। उसी समय कंकाल द्वीप पर एक आधे डूबे जहाज पर एक शैतानी योजना बन रही थी। हमने इसे अपना अस्थायी ठिकाना बनाया है सरदार। तुमने ठीक कहा मेरे साथी। खुकार जलदस्युओं का अड्डा। मेरे साथियों, यहाँ देखो, वो फ्रेंच जहाज डेंगाला के बंदरगाह पर सुबह तक पहुँच जाएगा और तकरीबन यहाँ से गुजरेगा। यह जानकारी मेरे एक साथी ने मुझ तक पहुँचाई है और हम उसका वहाँ पर इंतज़ार करेंगे। आज कोहरे वाली सुबह है, कहीं पर भी वो बड़ा जहाज नहीं दिख रहा। शायद कोहरे की वजह से वो धीमे चल रहा होगा। तभी मोरी मछुआरों को दूर एक आकृति दिखाई देती है। समुद्र के राजा, लालची भेड़िए, सिंह जलदस्यु। मोरी मछुआरे जलदस्यु के जहाज़ को देखते ही बोलते हैं,
ये यहाँ उस बड़ी विदेशी नाव का इंतजार कर रहे हैं। हमें तुरंत चलता फिरता प्रेत को ये बात बतानी चाहिए। ये बात पता चलते ही मैंने कहा, उरन तुम मोरी मछुआरों के साथ वापस जाओ और मेरा इंतज़ार करना। और मैं लोगों कबीले की नाव लेकर आगे चल पड़ा। हमें उनके नज़दीक रहना होगा, उरन ने मोरी मछुआरों के लोगों से कहा। मुझे सिंह जलदस्युओं का जहाज़ दिखाई दिया। फ्रेंच जहाज़ भी अब ज़्यादा दूर नहीं होगा। पिताजी देखो, जहाज़ बहुत धीमे चल रहा है। हाँ मेरे बेटे, यह तो उन्होंने हमारे लिए आसान कर दिया है। इस कोहरे की वजह से इन जलदस्युओं को इस फ्रेंच जहाज़ को आसान शिकार बनाने का मौका दे दिया है। एक धमाके ने सभी को होशियार कर दिया। माँ सावधान हो जाओ। कप्तान, क्या हम आत्मसमर्पण कर दें? हाँ, हम इन जालिम जलदस्युओं का सामना नहीं कर पाएंगे। इसी समय मैं दूसरी तरफ से जहाज़ पर चढ़ने लगा। कोहरे में मेरे दोस्त उनके छोटे हथियारों के साथ धीरे धीरे मेरे पीछे आ रहे थे। वे सभी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अगुवाई करो, आज तुम्हारा दिन है एली। हमला करो, दिखा दो तुम हमारे भविष्य के होने वाले सरदार हो। हाँ पिताजी। सभी एक कतार में खड़े हो जाओ और अपने बहुमूल्य वस्तुओं को जमा करो। एली बोला, पूरे जहाज़ को छान मारो और जो भी हो उसे जहाज़ के डेक पर ले आओ। जब यह आदेश सिंह जलदस्युओं के सरदार का बेटा दे रहा था तो मैं भी वहाँ पहुँच गया। मेरी पत्नी मैरियन मेरे बेटे क्रिस से बोली, कुछ भी हरकत मत करना। ये जलदस्यु बहुत सारे हैं और तुम अकेले इनसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ जहाज़ पर क्या क्या खूबसूरत पुरानी चीज़ें हैं। क्रिस चिल्लाया, अपने गंदे हाथ इनसे दूर रखो। क्रिस ने एली को जोरदार मुक्का मार के गिरा दिया। एली चिल्लाया और बंदूक क्रिस पर तान दी। तुझे इस हरकत की कीमत अपनी जान से देनी होगी। मैं तुरंत कुछ होने से पहले ही एली की बंदूक को गोली मारकर गिरा देता हूँ। जलदस्यु को सरदार मुझे देखते ही चिल्लाया, तुम? मैंने जवाब दिया, हाँ मैं। बहुत समय हो गया मिले हुए अशर। हमें किसी औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है। सही कहा चलते फिरते प्रेत। इसी समय मेरे साथी मोरी मछुआरे भी जहाज़ पर चढ़ गए। अशर जलदस्युओं का सरदार बोला, तो आज इस मुलाकात को यादगार बना देते हैं। तुम तैयार हो चलते फिरते प्रेत? मैंने जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। मैं और अशर की तलवारें आपस में खूनी खेल खेल रही थी। अशर मुझसे बोला, मैं तलवारबाजी में माहिर हूँ। मैं तुम्हें काट दूंगा जैसे कद्दू कटता है। मैंने जवाब दिया, हो सकता है कि तुम तलवारबाजी में माहिर हो, लेकिन इस समय तुम्हारे पीछे जहरीले तीरों के साथ मेरे साथी यहीं मौजूद हैं। अब तुम देख लो, मेरे जंगल के साथी और तुम्हारे जलदस्यु साथी, कौन किस पर भारी पड़ेगा। अशर जलदस्युओं के सरदार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस लड़ाई का अंत क्या होगा और कौन जीतेगा। अशर बोला, तुम ठीक कहते हो। इस खून खराबी की लड़ाई में हम अपने कई साथियों को खो देंगे। तो ठीक है, चलो हम दोनों तरफ के लोगों को आराम करने का मौका देते हैं। सिर्फ हम दोनों लड़ते हैं, ईमानदारी के साथ, सिर्फ हम दोनों। मैंने जवाब दिया, मैं सहमत हूँ अशर। अशर बोला, बहुत अच्छे। मैं इस पिस्तौल की मदद से इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। उसकी एक गोली मेरे हाथ को लगती है। जलदस्युओं के सरदार ने एक और गोली चलाई जो मेरे सर पर लगती है। इतना कहते ही वो भागने लगा। उसका लड़का तलवार लेकर मेरी तरफ आगे बढ़ा। अशर ने उसे रोका, नहीं एली, वापस चलो। इस समय क्रिस भी लड़ने को तैयार हो गया था। पिताजी आपकी मर्जी, लेकिन यह एक सुनहरा मौका है प्रेत के अंत का। एली जब जहाज़ से कूद रहा था तभी जहाज़ चलने के लिए हिला और वह समुद्र में जा गिरा और शार्क का निवाला बन गया। यह देखकर अशर चिल्लाया, मुझे मेरे बेटे की मौत की सौगंध, मैं बदला लूँगा। जहाज़ पर बोने भंडारों के सरदार मेरे दोस्त उरन का नियंत्रण था। खून रोकने का कुछ साधन है क्या जहाज़ पर? इसके हाथ के खून को रोकना होगा, उरन चिल्लाया। जहाज़ का कप्तान बोला, इस नकाबपोश ने हमें जलदस्युओं से बचाया, परंतु हमारे जहाज़ पर कोई डॉक्टर नहीं है। मेरी पत्नी बोली, यह सही हाथों में है। ये छोटा आदमी जंगल में ही डॉक्टर और दवाओं का जानकार है, जो सबसे कुशल और होनहार है। जहाज़ के कप्तान ने फर्स्ट एड लाकर दिया और कहा, यह कुछ काम आएगा। उरन ने कहा, चलता फिरता प्रेत का हाथ और सर बुरी तरह से जख्मी हो गया है। ये दवाइयाँ काम आएगी जब तक हम इसे खोपड़ी नुमा गुफा तक नहीं ले जाते। मोरी और लोगो कबीले के लोग समुद्री खाड़ी से निकलकर
नज़दीक रास्ते मुझे जल्द से जल्द बिहाड़ वन की तरफ तैर चले। हम सभी आखिरकार खोपड़ी नुमा गुफा पहुंच गए, जहां बोने भंडारों का मुखिया मेरा दोस्त उरन मेरा इलाज करेगा। उरन बोला, प्रेत ने अपने आप को रास्ते भर संभाल कर रखा, यहाँ पर मैं इसकी देखभाल ठीक से करूँगा। मेरा बेटा क्रिश उरन से बोला, क्या पापा ठीक हो जाएंगे उरन? उरन ने जवाब दिया, इस समय यह कहना ठीक है, कुछ समय इंतज़ार करना होगा क्रिश। तुम जाओ अपनी माँ को संभालो, इस समय उनको तुम्हें ही संभालना है, तुम्हारी ज़रूरत उनको है। तुमने ठीक कहा उरन, यह अभी तक बेहोश है उरन। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो भी सही होगा मिहिन। उरन मिहिन से बोला, सब पहले जैसा है, मैं तुम्हें जब बोलूं तो तुम चलता फिरता प्रेत को कसकर पकड़ लेना, क्योंकि अब जो मैं करने वाला हूं वो बहुत ही असहनीय दर्द देगा, जिससे यह उठ जाएगा। मेरे दोस्त, मुझे माफ़ करना, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे तुम्हारा हाथ काटना होगा। मेरी चीख सुनकर मैरियन परेशान हो जाती है। माँ, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस तरीके से मेरे दोस्त तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अब इसके चेहरे और सर को देखना होगा, मुझे डर है कहीं इसका जख्म ज़्यादा फैल न गया हो। हे ईश्वर, अब आगे का जीवन इसके बिना ही गुजरेगा। तभी मेरी पत्नी गुफा के अंदर आती है। वह कैसा है? उरन ने जवाब दिया, वह जीवित है पर बेहोश हो गया है, वो जल्द ठीक हो जाएगा। यहाँ से उसे देख सकते हैं। इस समय उसे लंबे समय तक शांति में रहने की ज़रूरत है। उसे पता है कि आप लोग यहाँ पर हैं। कई घंटों के बाद क्रिस और मेरी पत्नी मैरियन मुझे देखने आए। क्रिस बोला, पापा का शरीर अभी हिल रहा है, मैं सोचता हूँ जल्द ही इन्हें होश आ जाएगा। मैरियन बोली, डार्लिंग तुम घर पर हो। मैंने जवाब दिया, मैरियन लेकिन मैं पूरा नहीं हूँ, मेरा सीधा हाथ अब नहीं रहा। उरन बोला, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये तुम्हारी अंगूठी है विताल। मैंने जवाब दिया, उरन तुम सचमुच एक ईमानदार, सच्चे और अच्छे मित्र हो। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। मुझे और क्रिस को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें, मुझे इससे कुछ बातें करनी हैं। मेरे बेटे, अब मैं कभी विताल नहीं बन सकता, तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। क्रिस बोला, मैं समझता हूँ पापा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। उरन तुम्हें वो सब कुछ समझा देगा जिसकी तुम्हें विताल के समय ज़रूरत पड़ेगी। जाओ खोपड़ी लेकर आओ। मेरा बेटा क्रिस खोपड़ी लेकर आता है। क्रिस, इसे वहाँ टेबल पर रख दो, उस पर अपना हाथ रखो और मेरे पीछे शपथ दोहराना। मैं क्रिस हमारे पूर्वज पहले विताल का प्रत्यक्ष वंशज शपथ लेता हूँ। अत्याचार, हिंसा, अन्याय का अंत करूँगा और मेरे वंशज मेरा अनुसरण करेंगे। सबसे पहले ये शुभ चिन्ह की अंगूठी अपने बाएं हाथ की उंगली में पहनो, और ये खोपड़ी के चिन्ह वाली अंगूठी मेरा दायां हाथ नहीं है, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही वो पूरा होगा वैसे ही इस अंगूठी का अधिकार मैं तुम्हें दूंगा। यह रहस्य पूरे जंगल में किसी को भी नहीं पता था कि मैं 10वां विताल अभी भी खोपड़ी नुमा गुफा में जिंदा हूँ, और जंगल के लोग मेरे बेटे क्रिश को देखकर खुश हो रहे थे। विताल वो आदमी है जो कभी मरता नहीं। अलविदा वो चलते फिरते प्रेत, ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ और खुश रखे। बोले भंडार आपस में बातें कर रहे थे। हमारा महान दोस्त बुरी तरह घायल होने के बाद भी जल्द ही स्वस्थ हो गया, यह निश्चित ही अच्छी बात है। लेकिन विताल ने खोपड़ी के चिन्ह वाली अंगूठी नहीं पहनी है। केवल हम बोने भंडारों को पता है कि वो अंगूठियाँ हर पिता अपने बेटे को सौंपता है। इसका मतलब पिता जिंदा है, लेकिन बेटे ने नकाब और पोशाक पहन रखी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरी शारीरिक क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही थी। उरन मुझसे बोला, तुम्हारा चेहरे की चोट ठीक हो गई है। मेरा महान दोस्त, मुझे लगता है चेहरे पर से ये पट्टी हटा देनी चाहिए। नहीं उरन, हो सकता है चोट ठीक हो गई हो, लेकिन चोट के घाव अभी भी हैं। यह पट्टियाँ वापस लगा दो। मेरे सामान्य जीवन में वापस आता देख मेरी पत्नी मैरियन खुश हो रही थी, और मेरा बेटा उसे तसल्ली दे रहा था। लेकिन उसे भी एक अनजान डर सता रहा था। क्रिस को सिर्फ अंदेशा था, लेकिन उरन को सारी असलियत पता थी। बेहद कष्टदायक पीड़ा है मेरे महान दोस्त। तुम्हारे घाव भर गए हैं, लेकिन मानसिक घाव अभी भी हैं। समय बीतने लगा, नया साल आ रहा था। सन 1757 की आखिरी रात। मम्मी, मैंने पापा को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन वे अकेले रहना चाहते हैं। मेरे बेटे क्रिस और मेरी पत्नी दोनों नए साल की खुशियां बना रहे थे, लेकिन ये साल एक भयानक साल होने वाला है, जो दुख और दर्द से भरपूर होगा। उरन मेरी हर बातों में मदद कर रहा था।
और देखभाल कर रहा था। उरन, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मेरा लबादा, मेरी टोपी और जूते ला सकते हो, और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, और आगे जो भी होगा उसे रहस्य रखना होगा। उरन ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ, ऐसा ही होगा। उरन वो सब कुछ मेरे लिए कर रहा था जो मुझे चाहिए था, और हर बात का रहस्य बना कर रखा। नए साल पर मैं अपनी पत्नी मैरियन से मिलने गया। और डार्लिंग, उन सभी बातों के लिए धन्यवाद जो तुमने मेरे लिए किया। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैरियन बोली, डार्लिंग, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ हो। अब तुम जाकर सो जाओ, हम सुबह मिलते हैं। मैंने कहा, तुम्हें भी एक अच्छी प्यारी नींद आए। मैं अपनी चोट की वजह से अकेला रहना चाहता था। इस चोट ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। अगले दिन सूर्योदय होने से पहले उरन हमें तुरंत कौवे के घोंसले पेड़ पर बने घर पर तुरंत जल्द से जल्द पहुंचना है। उसने कहा, ठीक है, लेकिन बहुत समय से उसकी देखभाल नहीं हुई है। मैंने कहा, अब हमारे पास उसे ठीक करने का सही कारण मिल गया है। कोई भी ये सोच नहीं पाएगा कि मैं वहाँ हूँ जब तक तुम नहीं बताते, समझ गए? उरन ने जवाब दिया, मेरे होठ सिले हुए हैं। कौवे का घोंसला एक अज्ञात जगह पर है जो कई पूर्वजों के समय से उनके बचपन में खेलने की जगह थी, लेकिन आज वीरान है। उरन, क्या तुम इस टोकनी को सुधारने में मदद करोगे? बाकी मैं बाद में खुद देख लूँगा। उरन ने जवाब दिया, सबसे पहले इसकी रस्सी बदल देते हैं। खोपड़ीनुमा गुफा में जल्द ही मैरियन को पता चल गया क्या हुआ। उसने क्रिस से कहा, तुम्हारे पापा चले गए। कल रात को उनसे मिलने पर कुछ मुझे ऐसा अजीब लग रहा था। रोते हुए कहा, तभी वो मुझे अलविदा बोलने आए थे। क्रिस बोला, वे जहाँ पर भी होंगे उरन उनके साथ है, और वो तब से नहीं दिख रहा है। मैं और उरन दोनों मिलकर सब कुछ ठीक करने लगे। मैं अपनी आगे की योजना पर काम करना शुरू कर देता हूँ। उरन भी बिना किसी परेशानी के सब काम कर रहा था। उरन बोला, मैं यहाँ वो सब चीज़ें कर दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। उरन, तुम एक सच्चे दोस्त हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी चिंता करो, क्योंकि अब मैं वेताल नहीं रहा हूँ। अब वेताल बनना मेरा सौभाग्य नहीं है। मेरा बेटा अब वेताल है, जिसने मेरी जगह ली है, जो इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं, इस बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उरन, मुझे एक नकाब चाहिए, इस पट्टी की जगह। उरन ने जवाब दिया, यह तुम मुझ पर छोड़ दो मेरा महान दोस्त। बहुत अच्छा, क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि सिंह जलदस्यु डंगाला में कहाँ छुपे हुए हैं? उरन ने कहा, कोई बात नहीं मेरा महान दोस्त, मोरी मछुआरे पहले से प्रयास कर रहे हैं कि वे जलदस्यु कहाँ पर हैं। अच्छा, लेकिन वे पहले से क्यों कर रहे हैं? मैंने उरन से पूछा। उसने जवाब दिया, क्योंकि उनसे कहा गया था, क्योंकि तुम भंडारों के महान दोस्त और रक्षक हो। अब हम मिलकर प्रतिशोध लेंगे। मैं नहीं चाहता कि भंडार या मोरी कबीले का कोई भी इस जोखिम की वजह से उनका कोई नुकसान हो। उरन, मैं अकेले ही सिंह जलदस्यु अशर से हिसाब लूँगा। उरन बोला, ठीक है, तुम बहुत जल्दी जान जाओगे जैसे ही मोरी कबीले के लोग उन जलदस्युओं को ढूंढ लेंगे। इस समय मैं अपने शरीर की क्षमता और अपने हुनर को निखार रहा था। मेरा बेटा क्रिस और मेरी पत्नी मैरियन खोपड़ीनुमा गुफा में थे। मैरियन अकेली और दुखी थी। एक दिन क्रिस ने उरन को बाहर जाते हुए देखा और कहा, मुझे पूरा यकीन है मम्मी, उरन पापा को ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाता है। मैरियन ने जवाब दिया, हो सकता है वह ज़्यादा दूर नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पापा अपना दुख हमसे नहीं बांटना चाहते। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ़ है क्रिस। माँ बहुत हिम्मत वाली हैं। मुझे यकीन है पापा एक दिन वापस ज़रूर आएंगे। ये नकाब मैंने खुद बनाया है मेरे महान दोस्त। धन्यवाद उरन, तुम बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हो। मैं आशा करता हूँ यह ठीक होगा। मैं कैसा दिख रहा हूँ दोस्त उरन? भयानक और डरावना मेरे दोस्त। बहुत अच्छा। जब हम बिहड़ वन में कौवों के घोंसले में थे, तब मोरी कबीले के लोग जलदस्युओं की छिपने की जगह को सावधानी से ढूंढ रहे थे, और आखिरकार उन्हें कंगाल द्वीप पर उनका ठिकाना मिल गया। उनके छिपने की जगह एक आधा डूबा टूटा जहाज। जल्द से जल्द मोरी कबीले के लोगों ने जानकारी उरन तक पहुंचाई, और उरन ने वह संदेश मुझ तक पहुंचाया, विताल वे जलदस्यु दक्षिण में कंगाल द्वीप पर छिपे हुए हैं। मैंने जवाब दिया, फिर हम दोनों उनसे मिलकर हिसाब बराबर करते हैं उरन। जल्दी मैं तलवारबाजी में भी हुनरमंद हो जाऊंगा, जैसे इस क्रॉसबो में हूँ। जल्द और बेहतर। अब हमें नया अभ्यास सत्र शुरू करना होगा। फिर मैंने अथक दृढ़ता के साथ बिना एक हाथ के तलवारबाजी के पैतरों में माहिर होना शुरू कर दिया।
आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं जलदस्युओं से सामना करूँगा। और उरन ने कहा, हमें उनके नज़दीक जाना है, तुम तैयार रहना। उरन में जैसे ही इशारा करूँगा नाव को पीछे की ओर घुमा लेना। मैं उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुन पा रहा था। वो पुराना आधा डूबा जहाज़ उनका ठिकाना है। हम उनके काफ़ी नज़दीक है। यह संदेश अशर के लिए है। उनके जहाज़ के लालटेन की रोशनी दिखाई दे रही है। यह संदेश पहुंचते ही नाव को घुमा लेना। जहाज़ पर मेरा संदेश तेज़ी से पहुंचकर वहां हलचल शुरू हो गई। यह संदेश सरदार अशर के लिए है, उसे तुरंत पहुंचा देते हैं। मुझे वहां कुछ दिख रहा है जहां से तीर संदेश लेकर आया था। अंधेरा होने की वजह से कोहरे में वे गायब हो गए हैं। मैं और उरन वहाँ से जल्द दूर हो गए। उरन, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अशर के लिए छोटा रहस्य छोड़ आए हैं। क्या है संदेश में रहस्य, जानते हैं कुछ पलों के बाद। अयान बनर्जी मेरे प्रशंसक हैं। वे मेरे हर अंक का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। विताल की ओर से उनको धन्यवाद। यह उसका संदेश है। वो नकाबपोश, वो तो मर गया था। मैंने उसे गोली मारी थी, तुम सबने देखा था। लेकिन वो हमारे उस समझौते को ख़त्म करना चाहता है। उसके बताए समय पर, उसकी बताई जगह पर। मैं आ रहा हूँ विताल। कई दिनों के बाद उरन खोपड़ीनुमा गुफा में गया। मेरे बेटे कृष्ण ने पूछा, उरन, मेरे पापा की कोई जानकारी है? उरन ने जवाब दिया, यह संदेश तुम्हारे लिए है कृष्ण। वे मुझसे मिलना चाहते हैं शैतानी समुद्री चट्टानों के पास कल सुबह सूरज उगने से पहले। लेकिन यहाँ यह नहीं लिखा क्यों मिलना चाहते हैं। उरन ने कहा, इसके पीछे कोई कारण होगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँ। अगर हमें उस समुद्री चट्टानों की जगह पहुँचना है तो फिर अभी तुरंत निकलना होगा। पूरी रात लगेगी वहाँ पहुँचने के लिए। मैरियन ये सुनकर बोली, और वहाँ उन शैतानी चट्टानों के पास वो इंतज़ार कर रहा होगा। उरन ने कहा, हाँ मैरियन, ये सही है। मैरियन ने जवाब दिया, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। क्रिस इस बारे में कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अपनी माँ का चेहरा देखते ही उसकी बात मान गया। वे पूरी रात चले और सुबह होने से पहले समुद्र किनारे पहुँच गए। क्रिस बोला, वो रही समुद्री चट्टानें, लेकिन पापा वहाँ नहीं है। उरन ने क्रिस से कहा, थोड़ा धीरज रखो क्रिस। उसे इस जगह का चुनाव ध्यानपूर्वक किया है। इस शैतानी समुद्री चट्टानों के नाम के सामने हर कोई छोटा है। यह वही जगह है जहाँ तुम्हारा पूर्वज पहला विताल बचकर पहुँचा था। वो देखो, वे आ गए। ये तो सिंह जलदस्युओं का जहाज़ है और उनका सरदार अशर उन समुद्री चट्टानों की तरफ आ रहा है। लेकिन पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ हैं वे? वो देखो, वो मेरे पापा वहाँ हैं। रुको क्रिस, तुम्हारे पापा ने कई महीनों से इस युद्ध की तैयारी करी है। वे उसे अपने तरीके से ख़त्म करेंगे, जो उस दिन वहाँ फ्रेंच जहाज़ पर रह गया था। लेकिन मेरे पापा एक हाथ से उस अशर के साथ कैसे लड़ेंगे? उरन ने क्रिस को जवाब दिया, तुम देखना क्रिस, वे करेंगे। मैंने अशर के चट्टानों पर उतरते ही बोला, आखिरकार हम फिर मिले जलदस्यु अशर, लेकिन ये आखिरी समय है। अशर को वहाँ छोड़कर उसके साथी वापस जहाज़ पर चले गए। अशर बोला, मैंने सोचा तुम मर गए हो, तुम बुरी तरह घायल जो हो गए थे। कोई बात नहीं, इस समय इस बार तुम्हें कोई और मौका नहीं दूंगा। फिर क्या था, हम दोनों भिड़ गए। हमारी तलवारों की आवाज़ें पूरे समुद्र किनारे पर सुनाई दे रही थी। इन आवाज़ों के सामने समुद्र की आवाज़ भी धीमी पड़ गई थी। कभी वह बचता, कभी मैं बचता। आखिरकार हम लड़ते रहे। फिर अशर बोला, मुझे मज़ा आ गया तुम्हें इस तरह लड़ता देखकर। तुम तलवारबाजी में बिना एक हाथ के लड़ने में माहिर हो गए हो। लेकिन यह अब ज़्यादा समय तक नहीं होगा, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। ये कहते ही अशर मेरी ओर आगे बढ़ा। लेकिन यह क्या, एक विशाल समुद्री दानव ने उसे पकड़ लिया। अशर की चीख निकल गई। मैंने तलवार फेंक पिस्तौल निकालकर उसकी तरफ दौड़ा। अशर समुद्र में गिरने से पहले पिस्तौल चला देता है और वह गोली सीधे मेरे सीने में लगती है। दूर खड़ा क्रिस यह देखकर चिल्लाया। इस अशर को वो खूनी दानव समुद्र की गहराइयों में ले गया। क्रिस, मैरियन, उरन मेरे पास पहुँचे। पापा आप ठीक हैं? मैंने जवाब दिया, अब अशर मर गया। हमारा द्वंद्व युद्ध खत्म हो गया और मेरे जीवन का भी अंत नज़दीक है। ये खोपड़ी के चिन्ह वाली अंगूठी लो क्रिस, अब तुम अगले विताल हो। और यह बोलते ही 10वां विताल इस संसार से विदा हो गया।
आगे की गाथा 11वें विताल की जुबानी। मेरी माँ मेरे पापा की मृत्यु पर रो रही थी। नया दिन शुरू हो रहा था। सुबह की पहली किरण मेरे पिता पर से होते हुए मुझ पर आई। मैंने अपने पिता से कहा, मैं आपकी लड़ाई इन मानवता के दुश्मन जलदस्युओं से आगे जारी रखूंगा, जैसा मैंने शपथ में कहा था। उन जलदस्युओं ने देखा होगा, उनका सरदार उस समुद्री खूनी दानव का शिकार बन गया। वे वापस कंकाल द्वीप जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वहाँ मोरी लोगों और भंडार कबीले के योद्धा उनका वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे भी उन योद्धाओं के साथ होना चाहिए उरन। और यह मेरे पिता 10वें विताल की जीवन यात्रा का अंत था। मैं अपने पिता का शव खोपड़ी नुमा गुफा में लेकर आया और वेताल परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। वर्तमान समय 21वां विताल। आखिरकार इस कहानी का रहस्य खत्म हो गया, जो कई सालों से हमें पता नहीं था। एक ही समय में 2 विताल थे, लेकिन कुछ ही समय के लिए। जहाज का रहस्य, शिप रैंकर्स। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक विताल चलता फिरता प्रेत। अलविदा।